गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। मैंने ये 10 क्वेश्चंस का एक सेट बनाया है। ऐसे ही टाइम टू टाइम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज मैंने पॉपुलेशन ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चंस बनाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और पॉइंट्स पे कुछ और टॉपिक्स में मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। तो धीरे धीरे मैं ऐसे ही आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में भी अपडेट देते रहूंगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ध्यान से सुनिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेवेंसिन्स माइग्रेशन थ्योरी। नीचे लिखे इनमें से कौन से ऑप्शन जो है वो रेवेंसिन्स के माइग्रेशन थ्योरी से रिलेटेड है। मतलब कि आप इन सारे नीचे लिखे पॉइंट्स पर विचार करिए, उसके बाद में आपको सही आंसर देना है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि फीमेल आर मोर माइग्रेटरी टू मेल ओवर ऑल डिस्टेंसेस। मेरे यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि क्या जो फीमेल होती हैं वो कहीं भी आप जाएंगे तो मेल से ज्यादा माइग्रेटरी टेंडेंसी दिखाएंगे, ये आपको सोचना है। सेकेंड ऑप्शन, अडल्ट शोज मोर माइग्रेटरी टेंडेंसी देन अदर्स। क्या रेवेंसिन के मॉडल में ये लिखा गया है कि जो अडल्ट है वो ज्यादा माइग्रेटरी टेंडेंसी दिखाएगा बजाय दूसरों के? Third option, volume of migration is directly proportional to the distance traveled by the migrants. क्या ऐसा है? क्या रेवेंसी ने अपने मॉडल में बोला कि जो भी माइग्रेशन वॉल्यूम होगा, जितनी भी वॉल्यूम में माइग्रेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस का? एंड द फोर्थ ऑप्शन, इंसिडेंस ऑफ माइग्रेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। क्या टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से माइग्रेशन में बढ़ोतरी होती है? ये 4 पॉइंट आपके पास में है। तो ऑप्शन फर्स्ट 1, 2 and 3 ओनली, बी नंबर 2, 3 and 4 ओनली, सी नंबर 1, 3 and 4 ओनली, या फिर डी 2 and 4 ओनली। इनमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका आंसर डी होगा 2 and 4 ओनली। क्यों होगा? देखिए, फीमेल जो होती है ना वो शॉर्ट डिस्टेंस में ज्यादा माइग्रेशन दिखाती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में ज्यादा माइग्रेशन नहीं दिखाती हैं, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्यों होगा? क्योंकि अडल्ट जो होते हैं वो ज्यादा माइग्रेटरी टेंडेंसी दिखाते हैं बजाय वेमेन के, या फिर बजाय ओल्ड मैन के, या फिर बजाय किसी अदर्स के, या फिर चिल्ड्रन के, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसीलिए ये भी गलत है। Last option, the incidence of migration increases with increasing technological development। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगा, इंक्रीजमेंट होगी, वैसे वैसे माइग्रेशन की टेंडेंसी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसीलिए इसका आंसर होगा 2 and 4, मतलब डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Which one of the following is the correct option? मतलब इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है? तो ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए, थ्योरी ऑफ इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी, जीके जीफ ने दिया था। ऑप्शन बी, इनवर्स डिस्टेंस लॉ, एस स्टॉफर ने दिया था। ऑप्शन सी, द लॉ ऑफ माइग्रेशन, रेवेंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन डी, ग्रेविटी मॉडल, न्यूटन ने दिया था। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, यही आपको चुनना है। तो बताइए, क्या थ्योरी ऑफ इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी जीके जीफ ने दिया था? नहीं दिया था। ये थ्योरी एस स्टॉफर द्वारा दिया गया था, इसलिए गलत है। सेकेंड ऑप्शन जो है वो इनवर्स डिस्टेंस लॉ, क्या वो एस स्टॉफर ने दिया था? नहीं, उन्होंने इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी की थ्योरी दिया था, इसलिए भी गलत है। द लॉ ऑफ माइग्रेशन रेवेंस्टीन ने दिया था, बिल्कुल सही है, क्योंकि रेवेंस्टीन के मॉडल का नाम ही था द लॉ ऑफ माइग्रेशन। एंड ग्रेविटी मॉडल जो था वो न्यूटन ने नहीं दिया था, वो उल्मान ने दिया था। तो इसीलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। थर्ड क्वेश्चन, द अर्लीस्ट मॉडर्न सेंसस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वन ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। मतलब जो आधुनिक जो सेंसस हुआ है उसको स्कैंडिनेवियन कंट्री ने सबसे पहली बार वो किया था, ऑर्गेनाइज किया था। तो आप ये बताइए कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंट्री। यानी कि स्कैंडिनेवियन कंट्री में ढेर सारे कंट्रीज आते हैं, तो उसमें से पर्टिकुलर कंट्री का नाम क्या है जिसने पहली बार मॉडर्न सेंसस को ऑर्गेनाइज किया था? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी फिनलैंड एंड ऑप्शन डी डेनमार्क।
Sweden is the right answer. Sweden was the first or is the first country who organized or which organized modern census and is one of the Scandinavian country too. स्वीडन स्कैंडिनेवियन कंट्री है. स्कैंडिनेवियन कंट्री वो कंट्री होती है जो स्कैंडिनेविया माउंटेन के अगल बगल में सिचुएटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आप ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिएगा. ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट, अ सेंसस इज डिफाइंड एज द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, कंपाइलिंग, इवैल्यूएटिंग, एनालाइजिंग एंड पब्लिशिंग इकोनॉमिक, demographic, social data pertaining to all persons in a country. Option first. Statement second, more than 90% of the world population is found in northern hemisphere. Second option is this. Third option, Southeast Asia, Europe, Northeastern America are the regions of primary concentration of population. And the last statement, there is no non-acumen area in India. आपके पास ये 4 स्टेटमेंट्स थे. आपको ध्यान से सुनना है और देन आपको नीचे लिखे कोड के जरिए आंसर देना है. तो कोड 1 क्या है? ऑप्शन ए में जिसका की आंसर है वो है 1, 3 and 4 only. ऑप्शन डी 2, 3 and 4 only. ऑप्शन सी 1, 2, 3 and 4 only. एंड ऑप्शन डी 1, 2 and 3 only. इसका आंसर होगा डी 1, 2 and 3 only. कैसे होगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट में तो सेंसस का डेफिनेशन दिया गया है कि अ सेंसस इज डिफाइंड एज द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, इवैल्यूएटिंग, एनालाइजिंग एंड पब्लिशिंग इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक एंड सोशल डेटा पर्टेनिंग टू ऑल पर्सन्स in a particular country. That is correct. This is the correct definition of census. तो जो ये डेफिनेशन में यहाँ पे सेंसस का मेंशन किया था वो एकदम सही है. सेंसस का मतलब ये होता है कलेक्ट करना, कंपाइल करना डेटा को, इवेल्युएट करना, एनालाइज करना, देन पब्लिश करना. और वो जितने भी कंपाइलेशन, इवेल्युएशन और वो एनालिसिस होता है वो इकोनॉमिक डेटा से होता है, डेमोग्राफिक डेटा से होता है और सोशल डेटा से होता है जो किसी पर्टिकुलर कंट्री में सिचुएटेड लोगों के ऊपर में होता है. नेक्स्ट, आप जानते हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मोर देन 90% पॉपुलेशन केवल सिचुएटेड है. साउदर्न हेमिस्फीयर में लोग रहते ही नहीं है क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत बड़ा डिफरेंस है लैंड एंड वाटर का. दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट. देन सी यानी कि स्टेटमेंट सी, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका आर द रीजन्स ऑफ प्राइमरी कंसंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन. बिल्कुल सही बात है. पॉपुलेशन के कंसंट्रेशन को हम अलग अलग भाग में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज द प्राइमरी कंसंट्रेशन, सेकंड इज द सेकेंडरी कंसंट्रेशन एंड द थर्ड वन इज द टर्शरी कंसंट्रेशन. तो जो प्राइमरी कंसंट्रेशन में आते हैं दैट जो कंट्री भी आते हैं, जितने भी कंट्री जाते हैं, दैट दोज कंट्रीज आर द हाईली डेंस कंट्री, यानी कि हाईली डेंस्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पे जो पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी होती है वो मोर देन 100% होती है. तो ये प्राइमरी कंसंट्रेशन में आने वाली कुछ रीजन्स होते हैं. तो ये भी सही है. इसीलिए इसका आंसर 1, 2 and 3 होगा. फोर्थ क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बोल रहा है कि देयर इज नो नॉन एक्यूमिन एरिया इन इंडिया. ऐसा नहीं है. इंडिया में नॉन एक्यूमिन एरिया है. नॉन एक्यूमिन का मतलब होता है वो एरिया जो इनहैबिटेड नहीं है. तो क्या कोई इंडिया में ऐसा एरिया है ही नहीं जहाँ पे इनहैबिटेड नहीं है लोग? बिल्कुल नहीं. बिल्कुल है. इंडिया में ऐसे एरिया है जहाँ पे लोग नहीं रहते. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्यूमिन एंड नॉन एक्यूमिन से ही रिलेटेड है. तो चलिए समझते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस. एक्यूमिन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू सिग्निफाई द अनइनहैबिटेड पोर्शन ऑफ लैंड. ध्यान से सुनिएगा. एक्यूमिन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू सिग्निफाई द अनइनहैबिटेड पोर्शन ऑफ लैंड. क्या सही है? Second statement, non-acumen is used to denote sparsely inhabited areas of the earth surface only. दोनों में डिफरेंस क्या है और उसके बाद आपको आंसर देना है. Choose the correct options using the code given below. Option A, only one answer. Option B, only two answer. Option C, 1 and 2 only.
एंड ऑप्शन डी नीदर वन नीदर टू। इसका आंसर डी है। ना तो पहला ऑप्शन सही है, ना ही दूसरा ऑप्शन सही है। कैसे? देखिए, नॉन एक्यूमिन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी पोर्शन को, यानी किसी भी लैंड सरफेस पे इनहेबिटेड लैंड पोर्शन को दिखाता है, दैट इज द एक्यूमिन एरिया। एक्यूमिन एक ऐसा वर्ड होता है जो लैंड सरफेस पे इनहेबिटेड एरियाज को दिखाता है। तो यहां पर बोल रहा है अनइनहेबिटेड, इसलिए गलत है। नॉन एक्यूमिन के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है। नॉन एक्यूमिन एक ऐसा एरिया होता है जो या तो स्पार्सली पॉपुलेटेड या स्पार्सली इनहेबिटेड या फिर पूरी तरीके से इनहेबिटेड हो सकता है, केवल स्पार्सली इनहेबिटेड ही नहीं होता। मतलब ये है इसका बोलने का कि वहां पे कुछ कुछ लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। पूरी तरीके से खाली जगह को भी हम नॉन एक्यूमिन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनमें से कौन सा पॉइंट सही है आपको ये चुनना है। उसमें से स्टेटमेंट कौन सा सही है आपको उसमें चुनना है। इंटेंसिव एक्यूमिन, परमानेंट प्लांट फॉरेस्ट, ऑप्शन डी। स्पोडियाक एक्यूमिन, एम्प्टी स्पेसेस विथ नो डेवलपमेंट, ऑप्शन सी। एक्सटेंसिव एक्यूमिन, वेरी स्कैटर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड डी एक्सप्लॉयटेशन एक्यूमिन, सिस्टमेटिक माइनिंग डेवलपमेंट विथ परमानेंट ट्रांसपोर्टेशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है? तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्यूमिन के बारे में। इंटेंसिव एक्यूमिन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है इंटेंसिव, मतलब वहां पे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगा या फिर वहां पे जो पॉपुलेशन सेटलमेंट होगा वो इंटेंसिव होगा। हाईली डेंस पॉपुलेशन डेंसिटी होगा, लोगों का घर बहुत ही कंपैक्ट रूप में बने होंगे, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट देखने को मिलेगा, दैट इज इंटेंसिव एक्यूमिन। स्पोराडिक एक्यूमिन क्या होता है? स्पोराडिक एक्यूमिन का मतलब होता है कि एम्प्टी स्पेसेस विथ नो डेवलपमेंट। नहीं, ये नहीं होता है। स्पोराडिक का भी मतलब ऐसा होता है कि वहां पे भी सेटलमेंट होगा लेकिन ज्यादा सेटलमेंट नहीं होता है। एक्सटेंसिव एक्यूमिन क्या होता है? एक्सटेंसिव एक्यूमिन का मतलब होता है कि वेरी स्कैटर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। नहीं, वेरी स्कैटर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होगा वो स्पोराडिक एक्यूमिन में हो सकता है, एक्सटेंसिव में नहीं होगा। एंड द राइट वन इज एक्सप्लॉयटेशन एक्यूमिन। एक्सप्लॉयटेशन एक्यूमिन उसी को बोलते हैं जहां पर कि सिस्टमेटिक ढंग से माइनिंग एक्टिविटी हो रहा हो और वहां पे परमानेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी डेवलप हो चुका हो। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंटेम्पररी पॉपुलेशन पैटर्न कुड हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय। अब यहाँ पे आपके पास में एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि जो आज हमारे पास में पॉपुलेशन पैटर्न देखने को मिलते हैं वर्ल्ड में, वो पॉपुलेशन पैटर्न को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर है। इस क्वेश्चन का बोलने का मतलब यही है कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन पैटर्न, जो कंटेम्पररी पॉपुलेशन पैटर्न है, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और किए हैं। पहला है एल्टीट्यूड, क्या सही है। दूसरा लैटिट्यूड, तीसरा रिलीफ, चौथा मिनरल एंड एनर्जी, एंड पांचवा हिस्टोरिकल प्रोसेस। इनमें से कौन सा ऑप्शन है तो बताइएगा हमें। फर्स्ट ऑप्शन ए बी सी डी एंड ई ओनली, सेकेंड ऑप्शन ए बी सी एंड डी ओनली, थर्ड ऑप्शन ए बी एंड ई ओनली, एंड फोर्थ ऑप्शन बी सी एंड ई ओनली। इसका आंसर फर्स्ट, मतलब ए बी सी डी एंड ई। एल्टीट्यूड भी इन्फ्लुएंस करता है, लैटिट्यूड भी करता है, रिलीफ भी करता है, मिनरल्स एंड रिसोर्सेस एंड एनर्जी भी करता है, एंड हिस्टोरिकल प्रोसेस भी करता है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो आज के कंटेम्पररी पॉपुलेशन सिस्टम को, पॉपुलेशन पैटर्न को इन्फ्लुएंस किए हैं हिस्ट्री में और आज भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट, क्रूड पॉपुलेशन डेंसिटी इज द मेजर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। क्या सही है? क्रूड पॉपुलेशन डेंसिटी वो डेंसिटी होता है जिसका मतलब होता है कि मेजर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया है और वहां पे कितने एवरेज पॉपुलेशन है वो देखता है क्रूड पॉपुलेशन डेंसिटी। दूसरा ऑप्शन, क्रूड बर्थ रेट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ ऑल मेन बर्थ इन 1 ईयर and total population of the mean year of the particular year. These are the two statements and you have to choose the correct one. So choose the correct option using the code given below. A only 1, B only 2,
सी 1 and 2, डी नॉन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन होगा? इसका आंसर ए होगा, ओनली 1। क्यों होगा? क्रूड पॉपुलेशन डेंसिटी इज द मेजर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया। दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ क्रूड पॉपुलेशन डेंसिटी। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज राइट। सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है मैं आपको समझाता हूं। क्रूड बर्थ रेट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ ऑल मेल बर्थ, यह गलत है। बल्कि यहां पर होना चाहिए था कि क्रूड बर्थ रेट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ ऑल बर्थ इन 1 ईयर एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ द मिड ईयर ऑफ अ गिवन ईयर। यह होना चाहिए था, नॉट ओनली मेल बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ऑप्शंस अबाउट वर्ल्ड पैटर्न ऑफ फर्टिलिटी। ये फर्टिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आज जो वर्ल्ड में फर्टिलिटी का पैटर्न देखने को मिलता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, डिक्लाइन इन फर्टिलिटी इज एन इनएविटेबल कोरोलरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांसमेंट्स। ध्यान से सुनिए, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिक्लाइन इन फर्टिलिटी मतलब जो फर्टिलिटी में डिक्लाइन होता, फर्टिलिटी में जो डिक्लाइन देखने को मिलता है, इज एन इनएविटेबल कोरोलरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांसमेंट्स। क्या ऐसा है कि फर्टिलिटी में जो डिक्लाइन देखने को मिलता है वो इनएविटेबल फिनोमेना होता है जहां भी सोशली एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होते हैं। दूसरा ऑप्शन, those regions which have reduced their crude birth rate, ध्यान से सुनिएगा, those regions which have reduced their crude birth rate have also experienced decline in fertility, which is not simply reflection of changes in population structure. Again ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Each and every statement is very important for you. दोज रीजन्स, ध्यान से सुनिएगा, मतलब वर्ल्ड का वो रीजन जहां पे क्रूड बर्थ रेट में गिरावट देखने को मिली हुई है, क्या उन्होंने फर्टिलिटी रेट में भी गिरावट देखने को मिली हुई है उनको? मतलब क्या वो रीजन फर्टिलिटी रेट में भी गिरावट दिखाई है? और क्या ये केवल उनके लिए नहीं है कि वहां पे पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में चेंजेस आया है, मतलब वहां पे लोग बूढ़े हो रहे हैं या फिर वहां पे सबसे ज्यादा चाइल्ड है, क्या इस वजह से भी केवल वहां पे फर्टिलिटी रेट में चेंजेस हुआ है? लेकिन इस स्टेटमेंट उसका कोई लेना देना नहीं। यहां पे बोल रहा है कि जिस रीजन में भी क्रूड बर्थ रेट में गिरावट आई है उस रीजन में फर्टिलिटी रेट में भी गिरावट देखने को मिलती है, और ये जो गिरावट है वो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में चेंजेस के चलते नहीं है, मतलब वहां पे केवल चिल्ड्रन ज्यादा है और बूढ़े ज्यादा है इसलिए नहीं है। तो सिंपल सी बात है, वहां पे जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, लेकिन वो वर्किंग एज पॉपुलेशन समझदार है, वो डेवलप्ड है, उनको पता है कि मुझे एक ही बच्चे पैदा करना है, अगर मैं कैपेबल नहीं हूं 2-3 बच्चों को पालने के लिए। या फिर ये भी हो सकता है कि वो इतने ज्यादा रीच हैं कि उनकी मेंटल एबिलिटी बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुकी है, तो इस कारण से यहां पे मैटर हो सकता है। सेकंड ऑप्शन ये था हमारा। थर्ड ऑप्शन, देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन द लेवल ऑफ फर्टिलिटी। ऐसा हो सकता है कि एजुकेशन का कोई इंपैक्ट ना फर्टिलिटी पे? बिल्कुल होता है, ये गलत ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, रिलीजन इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज टू डिसाइड द लेवल ऑफ फर्टिलिटी। डू यू थिंक कि रिलीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फर्टिलिटी में? तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है और उस 4 ऑप्शन को आपको समझना है, देन नीचे आंसर देना है। तो चलिए बात करते हैं। ऑप्शन ए 1, 2 and 3 ओनली, ऑप्शन बी 1, 2 and 4 ओनली, एंड ऑप्शन सी 1, 2, 3 and 4 ओनली, एंड ऑप्शन डी 3 and 4 ओनली। इसका आंसर होगा सी 1, 2, 3 and 4 ओनली। मतलब चारों ऑप्शन सही थे ऊपर के। कैसे सही थे मैंने बताया, सॉरी, इसका ऑप्शन जो होगा, इसका जो आंसर होगा 1, 2 and 4 होगा, इसका आंसर बी होगा। क्योंकि फर्स्ट जो है वो बात कर रहा है कि जो फर्टिलिटी में डिक्लाइन देखने को मिलती है वो इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांसमेंट के चलते होता है, बिल्कुल सही है। जहां जहां इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांसमेंट होगा वहां पे फर्टिलिटी रेट में डिक्लाइन देखने को मिलेंगे, इसका मतलब नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि वो रीजन जहां पे क्रूड बर्थ रेट में गिरावट देखने को मिली है,
जिस रीजन में, वहां पे आपको फर्टिलिटी रेट में भी गिरावट देखने को मिलती है। और ये जो गिरावट होती है, यानी कि ये जो डिक्लाइन होता है, वो केवल पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में बदलाव के चलते नहीं होता। ये भी सही है। एंड तीसरा ऑप्शन जो वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये बोल रहा है कि देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन द लेवल ऑफ फर्टिलिटी, इसलिए गलत है। क्योंकि एजुकेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है फर्टिलिटी लेवल पे। आप अगर एजुकेटेड बनेंगे तो क्यों नहीं आपकी फर्टिलिटी लेवल को वो इन्फ्लुएंस करेगा, इसीलिए गलत है। एंड फोर्थ ऑप्शन सही है, क्योंकि रिलीजन जो होता है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फर्टिलिटी लेवल पे। अब देख लीजिए जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं उनकी फर्टिलिटी रेट, सऊदी अरेबिया की फर्टिलिटी रेट देख लीजिए। तो रिलीजन का मतलब ये है कि पार्टिकुलर टाइप ऑफ रिलीजन ऐसे हैं, मतलब जैसे कि इस्लाम ही है, इस्लाम रिलीजन में बच्चों को रोकना नहीं अलाउ है कि आप उनको प्रिवेंट करने का या फिर उनको रोकने का कोई प्रोसेस करेंगे। उनको गॉड गिफ्ट माना जाता है। देखिए गॉड के गिफ्ट के चलते वर्ल्ड की फर्टिलिटी रेट, उनकी फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट ऑप्शन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोर्टालिटी। यहाँ पे फर्टिलिटी था ऊपर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मोर्टालिटी से रिलेटेड है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा ध्यान से। Infant mortality rate is defined as number of death infants under the age of 6 months expressed per thousands live birth in a year। मतलब कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है, क्या वो वैसी रेट होती है जो कि 1 साल के अंदर में कितने इन्फेंट मरे जो कि 6 महीने से कम के थे, और वो भी 1000 में। दूसरा स्टेटमेंट, crude mortality rate is a ratio between numbers of death and total population in a year। क्या ये सही है? मतलब कि क्या क्रूड मोर्टालिटी रेट हम उसको बोलते हैं कि 1 साल के अंदर में कितने मरे टोटल पॉपुलेशन का। अगर हम टोटल पॉपुलेशन उस साल के मिड ईयर कर ले तो इसका आंसर होगा 1, क्योंकि इसका आंसर केवल यहां पे हमें चुनना है विच इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में हमें रॉन्ग ऑप्शन चुनना है, तो रॉन्ग ऑप्शन केवल हमारा यहाँ पे 1 ही होगा। कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो होता है ना, वो नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट तो होता है, एकदम सही है, पर 1000। 1 साल के अंदर में 1000 पॉपुलेशन में कितने इन्फेंट बच्चों का जन्म, मतलब कितने इन्फेंट बच्चों का मौत हुआ, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे जो एज है ना वो गड़बड़ है। 6 मंथ्स नहीं होता है यहाँ पे, वो 1 ईयर होता है। तो इसका डेफिनेशन पूरा क्या होगा कि इन्फेंट मोर्टालिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट्स अंडर द एज ऑफ 1 ईयर एक्सप्रेस्ड पर थाउजेंड्स लाइव बर्थ इन अ ईयर। इसलिए ऑप्शन गलत है। दूसरा सही है, क्योंकि क्रूड मोर्टालिटी रेट का मतलब ही होता है कि अ रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ डेथ एंड टोटल पॉपुलेशन इन अ ईयर, सिंपल सी। तो ये कुछ हमारे पास में पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड या फिर कुछ और एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं डील करूंगा। तब तक मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कहीं भी अगर थोड़ी बहुत गलती होती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताने की कोशिश करिए। मैं जरूर उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। मैं हमेशा ये बेहतर कोशिश करता हूं कि मैं अपना बेहतर से बेहतर दे सकूं आपको। मैं हमेशा क्वेश्चन खुद सेट करता हूं। जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सेट किया वो मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं कि जो भी मैं क्वेश्चन सेट करूं वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपके एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल हो, जिस चीज की तैयारी करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ज्योग्राफी में, मतलब आईएएस की ज्योग्राफी में कभी पॉपुलेशन ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं पूछते, ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईपीएस में, मतलब एसएससी में भी पूछे जाते हैं, आपके पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, जितने भी स्टेट्स के एग्जाम्स होते हैं सिविल सर्विसेज के। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जेएनयू के प्रिपरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में अदर यूनिवर्सिटीज का भी आप एंट्रेंस दे रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मुझे आप बताइए कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं इंप्रूव करूंगा। और प्लीज आप मेरे वीडियोस को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।